हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के सेशन में इतना इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि ध्यान से जरा सुन लेना, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड का आपने फॉर्म भर दिया है, बट नोटिफिकेशन आई डोंट नो आपने अच्छा से पढ़ा है कि नहीं। क्योंकि एक सवाल उठ रहा था कि जिसके कम परसेंटेज है उनका क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है कि जिसका भी 70% से कम स्कोर होगा उनके साथ क्या किया जाएगा। ठीक है, इस चीज पे आपने अगर ध्यान दे दिया है तो ठीक है, अदरवाइज अब दे लो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि 70% से जिसका कम मार्क्स है उनके साथ बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं कोस्ट गार्ड वाले। ठीक है ना, वो चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है चाहे ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, ठीक है। बट इसको बताने से पहले बोल दे रहा हूँ कि आपने अगर सिर्फ कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर इसके अलावा एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी पे बहुत सारी जो है ना स्पेशल क्लासेज है। बहुत सारी क्या है भाई, स्पेशल क्लासेज है। बस आपको फ्री में करनी है वो सारी क्लासेस, पैसे नहीं देने हैं, बस A to Z स्टडी का रेफरल कोड यूज करके। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ बैचेज ऐसे हैं या फिर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वैसा कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप लेना चाहते हो, जैसे कि आप एनडीए का ही लेना चाहते हो, तो अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो वो बैचेज में आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, बस A to Z स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना, और इन बैचेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि एनडीए का रिसेंटली आज ही से ये बैच लॉन्च हुआ है, आज ही से लक्ष्य बैच, ठीक है। अब चाहो तो आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो क्या करें भाई, फ्री में स्पेशल क्लासेस पढ़ो वहां पे जाके। सिंपली आपको A to Z स्टडी का रेफरल कोड यूज करो और फ्री में बहुत सारी क्लासेस करो। अगर आपको लगता है कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है तो पैसे देखो यहाँ पे फी लगेंगे इतने सारे, 1600, 4000, अगर 3 मंथ के लोगे तो, 12 मंथ के लोगे तो 8000। क्या आपको इतने पैसे दे रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, इतने पैसे देने ही नहीं है आपको। देखो A to Z स्टडी का रेफरल कोड मैंने यूज कर दिया तो सारी फी देखो 10% कम हो गई। बस 8000 बोला था तो 7200 देने होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। बाकी मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दूंगा बैचेस की, आप जाके चेक कर लेना। बट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में कि क्या क्या होने वाला है। तो ये रहा इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसमें साफ साफ एक चीज लिख दी गई है, मैं इसको पढ़ के बताने से पहले ऐसे ही बता दे रहा हूँ मुंह जुबानी, फिर आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है गाइज कि आप अगर 70% से कम परसेंटेज है आपका, भले ही आपने क्या किया, एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लिया, अगर 70% से कम मार्क्स है आपका, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपके साथ क्या होगा भाई, आपको एक और एग्जाम देने होंगे, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कैसे ये चीज क्यों बोला गया भाई ये चीज। और इसमें एडमिट कार्ड क्या सबका आएगा? तो देखो एडमिट कार्ड तो वो सबका देंगे, ठीक है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड तो सबका दे देंगे, बट एक नियम लगा दिया इसमें, कहाँ गया भाई, मैंने देखा था, थोड़ा स्लो होगा क्योंकि मैं खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेज 2 फिजिकल, देखो पढ़ना वहां पे जहाँ पे फिजिकल के बारे में बताया गया है ना, स्टेज 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर नीचे लिखा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और इसी के नीचे थोड़ा सा जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक चीज लिखा हुआ है ऑप्शन, देखो यहाँ पे सी नंबर में क्या लिखा है भाई, री असेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, पास या फेल। इसका मतलब क्या हो गया भैया? ठीक है, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ और इसको जरा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, री असेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ये क्या है भाई, री असेसमेंट क्या, कौन सा टेस्ट हो गया? बोल रहा है inconsistent performance are those candidates who percentage score in online examination is 30% or more than the percentage secured in the qualifying board diploma, जो भी है, ठीक है, ये चीज बोल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया कि किसको माना जाएगा, इफ नाविक जीडी कैंडिडेट। यहाँ पे नाविक जीडी कहने का मतलब सिर्फ जीडी नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे जीडी वाले को एग्जाम्पल लिया गया, बाकी ये चीज सब पे अप्लाई होगा। देखो बोला गया है कि अगर मान लो एक कोई जीडी का कैंडिडेट है, नाविक जीडी के लिए उसने अप्लाई किया है, अगर उसने उसका स्कोर 110 नंबर ला दिया, कहने का मतलब सेक्शन 1 में उसने 60 में 60 नंबर ला दिया, यहाँ पे बोला गया है कि सेक्शन 1 में उसने 60 में से 60 मार्क्स ला दिए, चलो, एंड स्टेज 2 में या फिर सेक्शन 2 में उसने 50 आउट ऑफ 50 ला दिए, चलो, इसका मतलब क्या हुआ, उसने 110 नंबर लाया, और इसको बोलेंगे हम 100%, ठीक है। वो 100% स्कोर कर जाता है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसमें, उस इन रिटेन एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर भी उसके साथ क्या होगा देखो, if the aggregate percentage of the candidate in 12th class is 70% or less than 70%, then the candidate is inconsistent performer। बोल रहा है कि अगर उस बंदे का, कैंडिडेट का 12th क्लास में 70% मार्क्स है या फिर 70% से कम मार्क्स है, तो उसको इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर के रूप से देखा जाएगा, ठीक है। तो भैया आप क्या करें,
अब क्या करें, हेडक ले ले? नहीं, हेडक नहीं लेना है, बहुत आगे उसका सॉल्यूशन में दिया है। फिर आपको करना क्या है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी एडिशनल रिटेन एग्जामिनेशन फॉर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। बोल रहा है कि यहाँ पे आपके लिए एक अलग से और रिटेन टेस्ट होगा भैया, रिटेन एग्जाम होगा, इनकंसिस्टेंट हो तो। अब तो थोड़ा सा हेडक हो गया, फिर से आप लोग रिटेन टेस्ट दे दोगे, आपको जो देना है, उसके बाद फिर से टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ, फिर से आपको टेस्ट देना होगा। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, दिस टेस्ट इज ओनली ऑफ पासिंग मार्क्स। मतलब ये जो टेस्ट है सिर्फ इसमें पास करना है, ठीक है ना। इसका जो एंड विल बी सिमिलर टू द रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ स्टेज वन, ठीक है, एंड स्टेज वन। और ये कैसा होगा, जैसा आपने स्टेज वन में जो एग्जाम दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल भी उसके सिमिलर होगा, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज और कंडीशन है, क्या है, द मार्क्स स्कोर्ड इन दिस रीटेस्ट विल हैव नो bearing on the final merit, as the merit will be decided only in the written examination of stage 1. However, if the candidate fails to pass this reassessment examination, देखो यहाँ पे साफ साफ मैं पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ लो, reassessment written examination, then he will be declared disqualified fail। मतलब कह रहा है क्या, मैं समझा दे रहा हूँ, मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, समझ लो इसको। अगर आप 70% से कम मार्क्स है, या फिर 70% आपके 12th में है, जीडी वालों जरा ध्यान दो, तो फिर क्या होगा, तो ये सिर्फ जीडी वालों के लिए नहीं बोल रहा है, बट एग्जाम्पल के तौर पे जीडी वाले को लिया गया है। अगर आप किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, जीडी या आंतरिक डीबी, जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है 10th का है, मान लो 10th ही में आपका 70% है, जो 70% से कम है, जो डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर यांत्रिक के लिए जो डिप्लोमा में जिनके पास 70% से कम है, ठीक है ना, वो अगर रिटेन एग्जाम जो होता है आपका स्टेज वन, स्टेज टू, या फिर जो भी आपके पास एग्जाम है, पहला अगर रिटेन क्लियर कर लेते हो ना, चलो ठीक है, उसके बाद आपको री असेसमेंट टेस्ट देना होगा, जो कि क्वेश्चन के लेवल जो होंगे बिल्कुल भी स्टेज वन की तरह होंगे, ठीक है, स्टेज वन में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो। लेकिन ध्यान दो, आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो जो स्टेज वन में जो एग्जाम हुआ होगा उसी के बेस पे बनेगा। ये जो री टेस्ट होगा ना आपका लास्ट में, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको पास या फेल करना है। आप पास कर जाओ, इसमें कोई कट ऑफ का टेंशन नहीं है, बस इसको पास कर जाओ, किसी से कंपटीशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। अगर इस टेस्ट को आप पास कर जाते हो तो आपकी नैया पार हो गई। अगर इस टेस्ट में फेल हो जाते हो, बाकी सब कुछ आपका ठीक ठाक है, तो फिर आपको लिखा गया है कि इफ द कैंडिडेट फेल्स टू पास दिस रीअसेसमेंट रिटन एग्जामिनेशन, देन ही विल बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड और फेल, ठीक है। अगर आप इसको रीअसेसमेंट टेस्ट को फेल हो जाते हो, तो लाख आपने 100% लाया होगा, उससे मतलब नहीं है उसको 12th में, या फिर आपने स्टेज वन में, स्टेज वन स्टेज टू मिला के आपने भले कितना भी सेक्शन वन सेक्शन टू मिला के आपने 100% स्कोर कर दिया रिटन एग्जाम में, उसको मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि वो तो ठीक है पास करते हो, खास करके आपको रीअसेसमेंट टेस्ट में भी क्वालिफाई करना है एटलीस्ट। अगर 70% से ज्यादा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। अगर 10th में डीबी वालों को 70% से कम है, तो आपको एडमिट कार्ड आएगा, बशर्ते कि एक अलग से टेस्ट देना है। जीडी वालों का अगर 12th में 70% से कम या फिर 70% ही सिर्फ है, तो आपको एक और टेस्ट देना होगा। अगर यांत्रिक वालों डिप्लोमा में आपके या तो 70% है या तो 70% से कम है, तो आपको ये टेस्ट देना होगा, ठीक है। और सारे इसके बच्चों का क्वेश्चन का लेवल एक ही होगा, जो कि स्टेज वन में पूछा गया है, बिल्कुल भी 10th लेवल तक का एग्जाम रहेगा वो, ठीक है। जो कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है मैथ रीजनिंग इंग्लिश, वही लेवल का होगा, और कुछ भी नहीं है। और कुल मिला के देखा जाए तो एडमिट कार्ड सबका आएगा। और एक चीज समझ लो कि ये टेस्ट कब होगा, दिस टेस्ट विल बी हेल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग पीएफटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ओनली इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर। मतलब आपका पीएफटी हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब जाके ये टेस्ट होगा, ठीक है ना, इतना समझ लो। फिर जाके आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा। तो ये चीज समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जो कि इस चीज से अभी तक अवेयर नहीं है, ताकि उनका लाइफ जो है चौपट ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये तो प्रूफ के साथ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दिया। और इस नोटिफिकेशन में जहां भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसके जस्ट बाद ये चीज लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। और ये चीज मैंने भी ध्यान किया था, मुझे टेलीग्राम पे एक स्टूडेंट से ही मैसेज आया था कि सर ये क्या चीज है, भैया ये क्या चीज है, तो मैंने पढ़ के बताया, अच्छा अच्छा ये चीज तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, ये वाला चीज है, ये चीज क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आप बात को समझ चुके होंगे। सो बात समझ में आ गई तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना, जो कि इस वीडियो में मैंने नहीं बताया वही चीज पूछना, जो चीज बता दिया वही मत पूछना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।